हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सबीर मिश्रा है और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल होता क्या है? एक्चुअली गैल्वेनिक सेल इज अ सेटअप। गैल्वेनिक सेल इज अ सेटअप जिसमें हम लोग केमिकल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसी को कहने का दूसरा तरीका ये होता है कि कोई भी हमारा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है दैट विल प्रोड्यूस अ केमिकल एनर्जी, उस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाए फॉर मेकिंग सच अ सेटअप कि हम लोग एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को उस सेटअप में रखते हैं तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जा सकता हो, तो उस पर्टिकुलर टाइप के सेटअप को हम लोग गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। तो इसी के गैल्वेनिक सेल को कहने का दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम लोग कोई भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लें, अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लें तो इस तरह के सेटअप को हम लोग गैल्वेनिक सेल कहते हैं। द रीजन इज कि मैं बिना बाकी टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट गैल्वेनिक सेल का एग्जांपल लेके चीजों को आगे बढ़ा सकता हूं, बट अच्छा फील कराने के लिए, टॉपिक का फील लेने के लिए हम लोग कुछ बैकग्राउंड डिस्कवरीज को देखेंगे कि कैसे हमें आइडिया आया, स्टेप बाय स्टेप क्या क्या डिस्कवरीज हुई, हमें कैसे ये आइडिया आया कि एक केमिकल रिएक्शन से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। उस बैकग्राउंड पे हम लोग पढ़ेंगे, उस बैकग्राउंड को पढ़ेंगे जो कि हमें बहुत हेल्प करेगा टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो अभी हम लोग बैकग्राउंड पार्ट पे आते हैं, गैल्वेनिक सेल के कंस्ट्रक्शन के बैकग्राउंड पार्ट पे आते हैं। बैकग्राउंड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल कैसे बना होगा, कैसे हमारे दिमाग में आया होगा, क्या ऐसी डिस्कवरीज हुई जो हमें फोर्स किया सोचने के लिए कि एक ऐसे तरीके का सेल बनाया जा सकता है जिसमें हम लोग केमिकल रिएक्शन को यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। तो अल्टीमेटली होता क्या है, एक कहानी के थ्रू मैं बताना चाह रहा हूं कि साइंटिस्ट ने क्या क्या स्टेप बाय स्टेप डिस्कवरीज की। तो अल्टीमेटली होता क्या है कि एक साइंटिस्ट हमारे जिंक की रॉड से कुछ काम कर रहे थे। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भी उनके पास था लैब में, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भी था उनके पास लैब में। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है हमारा ब्लू कलर का, ठीक है। जिंक की रॉड से वो काम कर रहे थे, ठीक है। अभी क्या हुआ कि उनको कहीं जाना पड़ा, तो उन्होंने क्या किया कि जिंक की रॉड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में उन्होंने जस्ट ऐसे रख दिया, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, एंड वो चले गए, ठीक है। जिंक की रॉड को उन्होंने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में उन्होंने रख दिया। तो द चेंज ही ऑब्जर्व कि उन्होंने देखा क्या कि जिंक की रॉड पे हमारा कुछ डिपॉजिट हो गया है रेड कलर का कुछ डिपॉजिट हो गया है, और जो जिंक की रॉड है वो कुछ डिके हो गई है, कुछ कम हो गई है। ये ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखा। बाय दिस ऑब्जर्वेशन उनको समझ में आया कि इसमें कुछ तो केमिकल रिएक्शन हुई होगी। उन्होंने इस रेड पार्ट को ऑब्जर्व किया, तो ये होता है हमारा कॉपर का कुछ प्रेसिपिटेट उन्हें मिला। तो उनको समझ में आ गया कि कॉपर सल्फेट से तो कॉपर बन गया है, ठीक है। सॉल्यूशन को और थोड़ा समझा तो ब्लू कलर थोड़ा फेड हो गया रहता है, ब्लू कलर फेड हुआ तो सॉल्यूशन को उन्होंने थोड़ा और देखा समझा, तो पता चला कि इसमें Zn+2 के भी कुछ पार्टिकल हैं हमारे, Zn+2 के भी पार्टिकल हैं हमारे। तो ये सारे सॉल्यूशन को, ये सारे ऑब्जर्वेशन को करने के बाद उन्हें पता चला कि यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हुई है। अल्टीमेटली क्या हुआ है कि जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करके ZnSO4 बनाया है और कॉपर डिपॉजिट हो गया है। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म जानने के लिए उन्होंने कुछ किया। उन्होंने सोचा कि अल्टीमेटली हुआ क्या है, जिंक हमारा जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से जिंक हमारा +2 के ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया है, कॉपर जो है वो +2 के ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 के ऑक्सीडेशन स्टेट पे आ गया है। सो दिस इज द काइंड ऑफ अ रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब इस तरह के सेटअप पे हमारा एक रेडॉक्स रिएक्शन हुआ है। रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, अगर इसकी मैकेनिज्म की बात करो
तो अल्टीमेटली मैकेनिज्म में क्या हुआ होगा, जिंक जो है Zn+2 में बना होगा, ऑक्सीडाइज हुआ होगा और 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा। ठीक है, जिंक जो है Zn+2 में आया और यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, अभी ये दो इलेक्ट्रॉन कॉपर+2 जो है हमारा सोल्यूशन में है, कॉपर+2 हमारा सोल्यूशन है, कॉपर सल्फेट मतलब कॉपर+2 SO4-2, कॉपर सल्फेट में हमारा कॉपर+2 है, कॉपर+2 हमारा सोल्यूशन में है, जो कि जिंक के द्वारा छोड़े गए 2 इलेक्ट्रॉन को लेता है और कॉपर बना लेता है। ठीक है, कॉपर बना लेता है। तो इतनी बातें बैकग्राउंड में हुई कि अगर हम लोग जिंक को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में लेते हैं तो एक रेडॉक्स रिएक्शन हो जाती है और जिंक सल्फेट बन जाता है और कॉपर बन जाता है। सेम थिंग अगर हम लोग रिवर्स करके देखें, सेम थिंग साइंटिस्ट ने रिवर्स करने का ट्राई किया, सेम थिंग साइंटिस्ट ने, अच्छा इसके बारे में कुछ और ऑब्जर्वेशन कि 2 इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था साइंटिस्ट के द्वारा कि 2 इलेक्ट्रॉन अब भले से ही सिस्टम में मूव किया हो बट 2 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम में मूवमेंट हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी गैल्वेनिक सेल बनाने के लिए। दूसरा उनको लगा कि क्यों ना हम लोग कॉपर की रॉड को, अगर ये चीजें हो सकती है तो क्या कॉपर की रॉड को हम लोग जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में ले लें तो क्या कोई रिएक्शन होगी? क्या कॉपर को जिंक सल्फेट में लिया जाए तो कॉपर सल्फेट और जिंक जिस तरह से ये रिएक्शन हुई, क्या इस तरह से ये रिएक्शन होगी? तो आंसर इज नो। उन्हें आंसर मिला कि इस केस में कोई रिएक्शन नहीं होती है, इस केस में कोई रिएक्शन नहीं होती है। इतनी ऑब्जर्वेशन करने के बाद उन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाले। ये जितनी ऑब्जर्वेशन है इसको मैं छोटे से पार्ट में उस बैकग्राउंड वाले पार्ट में लिख रहा हूं और उससे उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला वो देखते हैं। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं सो दैट मुझे थोड़ी जगह मिल जाए बोर्ड पे लिखने के लिए। तो बैकग्राउंड में अभी तक क्या हुआ, अभी तक मैं गैल्वेनिक सेल तक नहीं आया हूं। अभी तक हुआ क्या कि हमने ये देखा कि जिंक को अगर कॉपर सल्फेट में मिलाया जाए या कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में लिया जाए तो हमारा जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर मेटल डिपॉजिट होती है। सिमिलरली हमारा अगर कॉपर मेटल को जिंक सल्फेट के साथ लिया जाए तो हमारा कोई रिएक्शन नहीं होती है। इन 2 रिएक्शन से हमें, अच्छा यहां पे भी ये समझ में आ गया होगा कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है और 2 इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ है। अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिखूं, जिंक है ये और ये हमारा कॉपर सल्फेट है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ है सॉल्यूशन में। कहां से 2 इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ है? जिंक से कॉपर+2 तक, जिंक से कॉपर+2 तक 2 इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ है। ये कैसे इंपॉर्टेंट होता है ये आगे समझ में आएगा। तो अल्टीमेटली एक ऑब्जर्वेशन ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ इस तरह के रेडॉक्स रिएक्शन में। सेकेंड थिंग उन्होंने ऑब्जर्व की कि कभी भी जो जिंक है उसका इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी, जिंक जो है, एक बार मैं इसको थोड़ा इस तरफ लिखता हूं, जिंक जो है इसकी इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी इसकी इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी ज्यादा होती है मोर देन Cu। ठीक है, ये रिएक्शन से समझ में आ रहा है कि जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके ZnSO4 बना लिया, लेकिन कॉपर जो है 2 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करा। मतलब जिंक और कॉपर में जिंक की इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी ज्यादा है, किसके कंपेयर में? कॉपर के कंपेयर में। सेकेंड थिंग ये कि अगर हम इसको दूसरे तरीके से देखें कि कॉपर+2 की इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी ज्यादा है देन जिंक। ये 2 बात हमें समझ में आई कि अगर जिंक और कॉपर लिया जाए लगभग सेम मोलरिटी में तो जिंक की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है देन कॉपर, या इसको दूसरे तरीके से बोला जाए तो कॉपर+2 की इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी को बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी को बोलते हैं हम लोग
रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहां पे ये बात लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी को बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब ओपी। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी को बोलते हैं हम लोग आरपी मतलब रिडक्शन पोटेंशियल। तो हमें इस ऑब्जर्वेशन से पता चला कि जिंक की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होती है कॉपर से, और कॉपर +2 की रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होती है Zn+2 से। दो चीजें समझ में आई, हमें पता चला हमें कि जिंक की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है। और इस तरह के रेडॉक्स रिएक्शन में जब भी हम लोग जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ लेते हैं, चूंकि जिंक का ऑक्सीडाइज रहने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, तो ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में चला गया और कॉपर हमारा रिड्यूस्ड फॉर्म में चला गया। लेकिन यहां पे कॉपर ऑलरेडी रिड्यूस्ड फॉर्म में है, जिंक ऑलरेडी ऑक्सीडाइज फॉर्म में है, तो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, मतलब वो ऑक्सीडाइज फॉर्म में ऑलरेडी है, इसलिए कोई रिएक्शन नहीं होती है। और दूसरा हमने चीज ध्यान दिया कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है जिंक से कॉपर तक। ठीक है, ये दो बातें समझ में आई हमें। अभी इसका यूज करके, अच्छा ये हमारी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, हमें कोई हीट की जरूरत नहीं होती, किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती है। सिंपली हम लोग जिंक को कॉपर सल्फेट में रखते हैं और हमारा ZnSO4 और कॉपर बन जाता है। द थिंग इज कि इसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ है और ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। तो अभी हमारे दिमाग में आता है कि क्या हम इस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को यूज करके, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ सॉल्वेंट में, अगर उसी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हम करा दे किसी वायर के थ्रू, अगर इसी रिएक्शन को यूज करते हुए हम कुछ ऐसा सेटअप बनाएं कि हमारा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो किसी वायर के थ्रू। अभी तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट डायरेक्ट सॉल्वेंट में हो गया, हम चाह रहे हैं कि इसी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट एक वायर के थ्रू हो जाए। अगर वायर के थ्रू कोई भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट एक वायर के थ्रू हो रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन वायर के थ्रू मूव कर रहा है, तो उसमें करंट इस डायरेक्शन में मूव करेगी। ये हमने फिजिक्स में पढ़ा। इन डिस्कवरीज से हमें गैल्वेनिक सेल बनाने का मोटिवेशन कैसे मिला कि अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कराने में हमें कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, कोई एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत नहीं है। इसी रिएक्शन को कुछ इस तरह से सेट किया जाए कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो जाए एक वायर के थ्रू, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। दिस रिएक्शन ओनली मोटिवेट्स अस टू मेक अ सेल टाइप ऑफ अ गैल्वेनिक सेल, जिसमें हम लोग स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का यूज करें क्या बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। तो अभी हम लोग गैल्वेनिक सेल का एक सिंपलेस्ट सेल होता है डेनियल सेल, उसके बारे में समझेंगे कि इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को यूज करके कैसे एक तरह का गैल्वेनिक सेल हमारा बनाया जाता है। ठीक है, तो अभी हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ जो हमारा मेन टॉपिक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ गैल्वेनिक सेल। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ गैल्वेनिक सेल। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ गैल्वेनिक सेल, उसमें क्या करते हैं हम लोग। अभी हमने क्या किया, जिंक को Zn कॉपर SO4 के सोल्यूशन में डाला, या एक बार कॉपर रॉड को जिंक SO4 के सोल्यूशन में डाला। अभी हम लोग क्या करें कि अगर हम लोग जिंक रॉड को ZnSO4 के सोल्यूशन में ही ले लें, जिंक रॉड को अगर हम लोग ZnSO4 के ही सोल्यूशन में ले लें, तो जिंक प्लस ZnSO4 कोई रिएक्शन नहीं होगी, और रिएक्शन हो भी गया तो सेम टाइप का चीज बनेगी। ठीक है, और अगर हम लोग कॉपर की रॉड को CuSO4 के सोल्यूशन में ले लें, तो यहां पे भी कोई रिएक्शन नहीं होगी। अच्छा, इस तरह का सेटअप कैसे बना सकते हैं। इस तरह का सेटअप में क्या है कि जिंक है और कॉपर SO4 से वो कनेक्टेड है। ठीक है, तो अगर हम लोग जिंक की रॉड को एक वायर के थ्रू, जिसमें एक हमारा वोल्ट मीटर भी लगा हुआ है, एक वायर के थ्रू कॉपर से अटैच कर दें, जिंक की रॉड को एक कॉपर की रॉड से अटैच कर दिया, तो अल्टीमेटली क्या हो गया, जिंक जो है हमारा टच में आ गया इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। कुछ इस तरह का सिस्टम बन गया हमारा फिर से। ये तरह का सिस्टम ये रिएक्शन प्रोवाइड करता है, और ये रिएक्शन हमारी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। तो अल्टीमेटली इस सेटअप के थ्रू भी तो हमने इस तरह का सिस्टम बना लिया। इस सिस्टम में भी जिंक का रॉड
अगर ये कॉपर SO4 ऐसे दिखा देते हैं और ठीक है। अभी ये जिंक का रॉड वायर के थ्रू ही सही, एक तरीके से आप अज्यूम करो कि एक जिंक का रॉड है, वायर है और ये हमारा है CuSO4। पहले जिंक का रॉड डायरेक्ट डाला हुआ था, अभी जिंक का रॉड एक वायर के थ्रू, एक मान लो कोई भी वायर है, वायर के थ्रू हमारा CuSO4 में डाला हुआ है। तो अल्टीमेटली अभी भी ये वाला सिस्टम, मतलब ये वाली जो रिएक्शन है वही यहां पे भी हो गई। ठीक है, बस अब सिस्टम क्या हो गया, अभी ये छोटा सा चेंज, अभी ये कंस्ट्रक्शन हो गया, अभी ये छोटा सा चेंज कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है वो हम लोग देखेंगे। तो होता क्या है, अभी भी हमारा जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, Zn+2 बना लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है, ये Zn+2 में चला गया। ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गए। अभी ये रॉड पे, जो जिंक की रॉड पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू मूव करेंगे, मूव करके यहां पे हमारा Copper+2, ये मूव करके इस Copper+2 के पास आएंगे। जो यहां पे रिएक्शन हुई है, ये देखिए, जो यहां पे रिएक्शन हो गई है, मैंने मतलब अभी इरेज करने से पहले ये रिएक्शन बताया था। तो 2 इलेक्ट्रॉन हमारा Copper+2 के पास आया, अभी वो Copper+2 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और कॉपर बनाएगा। सिमिलर रिएक्शन जो पीछे हमने डिस्कस किया था, कब डिस्कस किया था, ये वाली रिएक्शन में, ये वाली स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन कैसे आई, जब जिंक को कॉपर सल्फेट में डाला गया। सिमिलर रिएक्शन को हम लोग इस सेटअप से भी ला सकते हैं, ये सेटअप भी काइंड ऑफ ये सेटअप है, बट इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट सॉल्वेंट में ही हो गया। अभी हमने 2 इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट एक वायर के थ्रू करा दिया। ठीक है, सिमिलर रिएक्शन हो गई। बट द फैक्ट इज, जो हमें बहुत ही हेल्पफुल है, कि हमारा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है बिना कुछ किए। हमने कुछ केमिकल्स लाए हैं, रॉड लाया, डिप किया, वायर के साथ कनेक्ट कर दिया और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट वायर से हो गया। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अगर वायर से हो रहा है, दैट मीन्स करंट का मूवमेंट उसके अपोजिट साइड होगा। मतलब अगर Zn से कॉपर की तरफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, तो कॉपर से जिंक की तरफ हमारा करंट का मूवमेंट हो जाएगा। और वोल्ट मीटर लगाया, करंट वोल्ट मीटर का फ्लक्चुएशन होगा और हमें एक पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा और करंट मिल जाएगा। तो ये एक बेसिक फील होता है कि हमारा गैल्वेनिक सेल कैसे एक हमारा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से, एक रिएक्शन से कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ये अभी तक उसका एक बैकग्राउंड है, उसका एक फील है कि कैसे केमिकल रिएक्शन से हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। ठीक है, अभी हम लोग इसके बारे में और डिस्कस करेंगे कि इसमें नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव क्या होता है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ अ गैल्वेनिक सेल, कि गैल्वेनिक सेल बनता कैसे है। अभी हम लोग इसकी और एनालिसिस करें, अगर हम लोग इसकी और एनालिसिस करें, अगर हम इसकी पोलैरिटी की नेगेटिव क्या कौन सा होता है, पॉजिटिव कौन सा होता है, उसकी बात करना चाहें, तो जिंक पे 2 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन ऐसे एक जिंक थोड़ी ना छोड़ेगा, बहुत सारे जिंक छोड़ेंगे। जिंक Zn+2 में गया, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ा, तो जो हमारा ये Zn की रॉड है, इसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन रिच होने का मतलब यहां पे हमारा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अगर कॉपर की रॉड की बात करें, तो कॉपर की रॉड रिलेटिवली इसके कंपैरिजन में पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इसमें है नहीं, कॉपर की रॉड पे इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, इलेक्ट्रॉन कॉपर सॉल्वेंट में आ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो गया। अच्छा, अब सॉल्वेंट की बात कर लेते हैं। पहले क्या था, ZnSO4 मान लो, ZnSO4 था 1 मोलर। 1 मोलर मतलब Zn+2 भी 1 मोलर था, और सल्फेट आयन SO4-2 भी 1 मोलर था। 1 मोलर +2, 1 मोलर -2 दोनों मिलके अपना काउंटर आयन बनाते हैं और नेट चार्ज 0 रहता था। अभी रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद क्या होता है, Zn+2 में कन्वर्ट होता है। मतलब इस कंपार्टमेंट में ये 1 मोलर से Zn+2 बढ़ जाता है, सल्फेट तो उतना का उतना रह जाता है। काइंड ऑफ ये 1 मोलर से 1.1 मोलर भी हुआ, तो ये नेट सॉल्वेंट अभी जो 0 था इसका चार्ज, अभी ये सॉल्वेंट हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है,
सिमिलरली यहाँ पे सॉल्वेंट में क्या चेंज आ रहा है, सॉल्वेंट में पहले CuSO4 मैं थोड़ा इरेज करता हूं, पहले CuSO4 सिमिलरली वही 1 मोलर था, CuSO4 में Cu+2 और SO4 -2, ये अगर 1 मोलर है तो ये भी 1 मोलर था, ये भी 1 मोलर था, दोनों आपस में काउंटर आयन थे, 1 मोलर +2 चार्ज, 1 मोलर -2 चार्ज, दोनों मिला के 0 चार्ज। बट अभी क्या हुआ कि Cu+2 जो है, ये वाला पार्ट ये हमारा 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Cu बना दे रहा है। तो मतलब क्या कि सॉल्वेंट में Cu+2 की क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है। Cu+2 की क्वांटिटी अगर डिक्रीज होगी, 1 से 0.9 मोलर ही रह गया, तो नेट में निगेटिव चार्ज एक्सेस में आएगा, तो ये सॉल्वेंट हमारा नेगेटिवली चार्ज हो गया। इसमें सल्फेट आयन ज्यादा हो गए और इसमें Zn+2 के आयन ज्यादा हो गए। ठीक है। अब क्या होता है, और ये जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ती है, ये प्लस की क्वांटिटी ज्यादा होती जाएगी, इधर निगेटिव की क्वांटिटी ज्यादा होती जाएगी। ये बात समझ में आ रही है कैसे? मान लेते हैं पहला इलेक्ट्रॉन आया हमारा Zn+2, हमारा पहले 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया। मान लो जब पहले 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो एक Zn बढ़ा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर+2 के एक कॉपर को कम किया। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे -2 का चार्ज बढ़ेगा, यहाँ पे +2 का चार्ज बढ़ेगा। एक बार रिएक्शन होने से दोबारा रिएक्शन यही हुई, तो यहाँ पे प्लस का चार्ज और बढ़ेगा, यहाँ माइनस का चार्ज और बढ़ेगा। मान लेते हैं कि एक बार चार्ज बढ़ा है इसमें, एक बार यहाँ पे +2 का चार्ज आया, एक बार यहाँ पे -2 का चार्ज आया। अभी अगली रिएक्शन के लिए जब Zn 1+2 और छोड़ेगा तो +4 हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन उसके यहां पे थोड़ा अज्यूम करने का ट्राई करिएगा, सॉल्वेंट में +4 का चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन वायर के थ्रू मूव करने के लिए रेडी है, यहां पे ऑलरेडी -2 का चार्ज है। ठीक है, अभी ये 2 इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, तो यहां पे अट्रैक्शन फोर्स होगा, ये इलेक्ट्रॉन जाने में जितना पहले के कंपेयर में, पहले सिर्फ 2 चार्ज था, तो 2 चार्ज 2 निगेटिव पे अटैक किया, अभी 4 पॉजिटिव 2 निगेटिव पे अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसको ये रोकने की कोशिश करेगा। और यहां पे ये 2 निगेटिव, पहले यहां पे 0 था, अभी यहां पे 2 निगेटिव इस निगेटिव के साथ रिपल्सन करेगा। ठीक है, लेट्स से समहाउ ये रिपल्सन को भी हटा के, इतना ज्यादा पोटेंशियल है कि इस रिपल्सन को भी बाईपास कर दे, इस अट्रैक्शन को भी बाईपास कर दे, और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चले गए। अभी सिचुएशन क्या हुई, +4 इधर है, -4 इधर है, 2 बार रिएक्शन हुई है। तीसरी बार जब Zn+2 बनाएगा तो यहां पे +6 का चार्ज आ जाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी ये जिंक रॉड पे है, 2 इलेक्ट्रॉन ये मूव करने के लिए रेडी है, बट अभी इस पे अट्रैक्शन कितना लग रहा है, +6 का। अट्रैक्शन का फॉर्मूला होता था ना Q1 Q2/R², अभी ये Q1 +6 का हो जा रहा है, 6 की क्वांटिटी से अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब 6 की क्वांटिटी से रोक रहा है। और यहां पे ये -4 का रिपल्सन, पहले 2 का रिपल्सन मिलता था, अभी -4 का रिपल्सन मिल रहा है इस 2 इलेक्ट्रॉन को। तो क्या अभी भी इलेक्ट्रॉन चला जाएगा? लेट से अभी भी चला गया, बट ये सिचुएशन कितनी बढ़ती जा रही है कि इस जगह पे पॉजिटिव बढ़ता जा रहा है, इस जगह पे निगेटिव बढ़ता जा रहा है। अगर ये पॉजिटिव ज्यादा हो गया तो ये इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा इसके, और ये निगेटिव भी अगर ज्यादा हो गया तो ये इस इलेक्ट्रॉन को रिपल करेगा। तो द थिंग इज कि कुछ टाइम के बाद हमें समझ में आ रहा है, हमें फील आ रहा है कि 2-4 रिएक्शन के बाद, 2-4 बार जिंक Zn+2 छोड़ने के बाद ये रिएक्शन हमारी रुक जाएगी। ये रिएक्शन रुक जाएगी, क्यों रुक जाएगी? ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन विद दिस पॉजिटिव, एंड ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ दिस नेगेटिव विद दिस पॉजिटिव, एंड ड्यू टू द रिपल्सन ऑफ दिस नेगेटिव टू दिस नेगेटिव। प्रॉब्लम क्या आ रही है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह से हमारी रिएक्शन रुक जाती है। रिएक्शन रुक जाने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट रुक जाता है, मतलब कि करंट रुक जाता है। तो अभी तो करंट इतना अच्छा बना के हम लोग खुश हुए थे कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दी, बट वो 2 सेकेंड जली, उसके बाद बंद हो गई।
मतलब 2-4 सेकेंड ही इलेक्ट्रिसिटी, अगर इस तरह का ही सिर्फ स्ट्रक्चर रहा, हम लोग गैल्वेनिक सेल बना तो लेंगे बट वो लॉन्ग रन में हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि यहां पे नेगेटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, जो कि इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को हिंडर्ड करेगा। तो इसका सॉल्यूशन में हमें तो इलेक्ट्रिसिटी लॉन्ग रन में चाहिए, जब तक इसके पोटेंशियल्स हैं, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस है, तब तक हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी में बाधा कौन डाल रहा है? ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अगर हम लोग इस नेगेटिव और इस पॉजिटिव को नलिफाई कर दें, न्यूट्रलाइज कर दें, फिर भी तो हमारा काम हो जाएगा। अगर यहाँ पे जीरो चार्ज है, यहाँ पे भी जीरो चार्ज है, अगर यहाँ पे भी जीरो चार्ज है, यहाँ पे भी जीरो चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन पे ना तो इधर अट्रैक्शन लगेगा, ना तो इधर रिपल्सन लगेगा। जब ना तो अट्रैक्शन लगा, ना तो रिपल्सन लगा, इलेक्ट्रॉन का फ्री मूवमेंट होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्री मूवमेंट होगा, तो हमें अनहिंडर्ड करंट, अनहिंडर्ड हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो हम क्या करते हैं, यहां पे एक ये आई है, हम क्या करते हैं, यहां पे इस सर्किट को इंटरनली कंप्लीट करते हैं शॉर्ट ब्रिज से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहां पे हम लोग एक मान लो शॉर्ट ब्रिज, एक शॉर्ट लेते हैं, मान लो KCl का शॉर्ट ले लिया, शॉर्ट ब्रिज की भी अपनी एक शॉर्ट ब्रिज लेते हैं, शॉर्ट ब्रिज की भी अपनी मतलब अपने एक क्या बोलते हैं कंडीशंस होती है कि कौन सा शॉर्ट लिया जाता है, कौन सा नहीं, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे शॉर्ट ब्रिज मान लो KCl ले लिए, ठीक है, KCl में यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स रहती हैं कि यहाँ के आयंस शॉर्ट ब्रिज में नहीं आते, शॉर्ट ब्रिज के आयन इधर आ सकते हैं। तो मान लो KCl हमने सॉल्यूशन में ले लिया, ठीक है। अभी यहाँ पे जैसे कि Zn+2 ज्यादा में है, यहाँ पे SO4-2 ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पे SO4-2 ज्यादा है, यहाँ पे Zn+2 ज्यादा है। तो शॉर्ट ब्रिज का काम क्या होगा कि यहां से Cl-, 2 Cl- आएंगे और इस Zn के साथ ZnCl2 बना लेंगे। ऐसे ही यहाँ पे K+2 2 K+ आएंगे और इस कॉपर के साथ K2SO4 बना लेंगे। तो जैसे ही एक रिएक्शन हुआ, एक ZnCl2 और एक K2SO4 बन गया, अभी नेट यहाँ पे चार्ज हो जाएगा 0, यहाँ पे भी चार्ज हो जाएगा 0, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, कोई अट्रैक्शन कोई रिपल्सन नहीं होगा। जैसे ही दूसरी रिएक्शन होगी, फिर से एक दो हमारा Cl इधर गिरेगा, 2 हमारा K इधर गिरेगा, Cl इधर जाएगा, Zn+2 को न्यूट्रलाइज करेगा और SO4 को न्यूट्रलाइज करेगा हमारा K+। तो ऐसे हमारा एकदम अनहिंडर्ड तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती रहेगी। तो दिस इज द बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ अ गैल्वेनिक सेल। इस पर्टिकुलर टाइप के गैल्वेनिक सेल को हम लोग डेनियल सेल बोलते हैं। डेनियल सेल बोलते हैं कि जब हमारा ZnSO4 Zn की रॉड के साथ लिया जाए और कॉपर SO4 कॉपर की रॉड के साथ लिया जाए, तो हमारा एक तरह का डेनियल सेल, एक तरह का गैल्वेनिक सेल होता है। तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं हो गई, मस्त इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई हमारी। अभी हम लोग इस गैल्वेनिक सेल के बारे में बहुत कुछ पढ़ना बाकी रह गया है। इस गैल्वेनिक सेल के बारे में, ये सॉल्ट ब्रिज है, अभी ये गैल्वेनिक सेल के बारे में, एक मिनट, ये हमारा सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। इसमें रिएक्शंस क्या हुई थी, Zn जो है Zn+2 में गया और 2 इलेक्ट्रॉन लिए, मतलब दिया, और कॉपर+2 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और कॉपर बनाया, ठीक है। अभी इस गैल्वेनिक सेल के बारे में हमें पढ़ना है कि हमारा बहुत इंट्रोडक्टरी पार्ट अभी बचा हुआ। अभी तो बस हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे गैल्वेनिक सेल से बनती है। अभी हम लोग इसकी एक इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ेंगे, हमारा क्या ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड, हमारा एनोडिक कंपार्टमेंट, कैथोडिक कंपार्टमेंट, नस्ट इक्वेशन, देयर आर डिफरेंट थिंग, हमारा अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, बहुत कुछ अभी हमें पढ़ना है इसी गैल्वेनिक सेल के बारे में, ठीक है। तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अगर हम लोग दें गैल्वेनिक सेल के बारे में, अगर मैं इस बैकग्राउंड को हटाऊं, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूं गैल्वेनिक सेल के बारे में, तो जनरली जो गैल्वेनिक सेल होता है या कोई भी तरह का सेल होता है, गैल्वेनिक सेल होता है, वो गैल्वेनिक सेल हमारा बनता है
दो पार्ट से, एक होता है एनोडिक कंपार्टमेंट और एक होता है हमारा कैथोडिक कंपार्टमेंट। कैथोडिक कंपार्टमेंट, एनोडिक कंपार्टमेंट को हरदम हम लोग लेफ्ट में शो करते हैं और कैथोडिक कंपार्टमेंट को हम लोग राइट में। ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है कोई भी गैल्वेनिक सेल का। कोई भी गैल्वेनिक सेल, ये डेनियल सेल है हमारा, ये टाइप ऑफ अ गैल्वेनिक सेल है। हर एक गैल्वेनिक सेल का ये एक बेसिक स्ट्रक्चर होगा कि उसमें एक एनोडिक कंपार्टमेंट होंगे, एक कैथोडिक कंपार्टमेंट होगा। एनोडिक कंपार्टमेंट को हम लोग लेफ्ट में शो करेंगे, कैथोडिक कंपार्टमेंट को हम लोग राइट में शो करते हैं। हर एक कंपार्टमेंट में हमारा इलेक्ट्रोड होता है और एक इलेक्ट्रोलाइट होता है। हर एक कंपार्टमेंट में हमारा इलेक्ट्रोड होता है और इलेक्ट्रोलाइट होता है। जो हमारा एनोडिक कंपार्टमेंट होता है, वहां पे ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। और जो हमारा कैथोडिक कंपार्टमेंट होता है, वहां पे हमारा रिडक्शन टेक प्लेस। एनोडिक कंपार्टमेंट में वो हमारा मोइटी लिखा जाएगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा हो। एनोडिक कंपार्टमेंट में वो हमारा मोइटी, मतलब वो हमारा मेटल और उसका आयन लिखा रहेगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है। जैसे कि Zn का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है, हमें मालूम है कॉपर के कंपैरिजन में। तो एनोडिक कंपार्टमेंट में मेटल विच है मोर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और कैथोडिक कंपार्टमेंट में वो मेटल लिए जाते हैं जिनका मेटल विच है लेस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसी को कहने का दूसरा ये तरीका होता है कि एनोडिक कंपार्टमेंट में वो मेटल होते हैं जिनका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, कैथोडिक कंपार्टमेंट में वो हमारे मेटल होते हैं जिनका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गया हमारा एनोडिक कंपार्टमेंट का, कैथोडिक कंपार्टमेंट का। एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, ठीक है। तो यहां पे एनोडिक कंपार्टमेंट कौन है जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब क्या कि ये पार्ट हमारा जो है वो एनोड होता है, इसको हम लोग एनोड बोलते हैं, जो कि लेफ्ट में लिखा रहता है। और एनोड क्या होता है, जहां पे ऑक्सीडेशन होता है, और कोई डिफिनेशन नहीं होती है एनोड पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, ये सब कुछ नहीं। एनोड क्या होता है, जहां पे ऑक्सीडेशन होता है। और कैथोड ये हो गया हमारा, इसलिए इस डेफिनेशन के हिसाब से कैथोड हमारा ये होता है जहां पे हमारा रिडक्शन होता है, ठीक है। तो एनोड की रिएक्शन को अगर हम बोलेंगे कि हमारा इस सेल में एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, तो एनोड पे रिएक्शन ये हो रही है, जिंक Zn ऑक्सीडाइज हो रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, कैथोड पे हमारा कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर बना रहा है, ठीक है। अगर हमसे कोई बोले कि सेल की रिएक्शन क्या है, एनोड की रिएक्शन पता चल गई, कैथोड की रिएक्शन पता चल गई, इस सेल की रिएक्शन क्या है। इस सेल की रिएक्शन में एनोड की रिएक्शन को और कैथोड की रिएक्शन को हम लोग जोड़ देते हैं। जोड़ने से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे और होगा हमारा Zn जो है Cu+2 के साथ रिएक्ट करता है और Zn+2 बनाता है और Cu बनाता है। तो ये हमारी हो गई हमारी सेल रिएक्शन, ये हो गई हमारी सेल रिएक्शन। तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारा गैल्वेनिक सेल का यहां पे खत्म होता है। आगे हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोड्स पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखेंगे। इस पर्टिकुलर डेनियल सेल से हम लोग नस्ट इक्वेशन देखेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या कंसंट्रेशन, क्या प्रेशर, किस पे क्या डिपेंड करता है, ये सारी चीजें एनालिसिस करेंगे अभी इसी टॉपिक पे। ये एक हमारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ गैल्वेनिक सेल, जिसको हम लोग डेनियल सेल के थ्रू समझे। डेनियल सेल इज अ टाइप ऑफ अ गैल्वेनिक सेल, ठीक है।
तो अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे।